हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व किया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए, कुकिंग टेक्निक यानी भोजन बनाने की कला को गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, यानी पाक कला। आप सभी को पता है हैदराबाद को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के लिए चूज़ किया गया था, तो वही गैस्ट्रोनॉमी है ये। तो आप ऐसे देखिएगा 18 जून गैस्ट्रोनॉमी डे। इसके अलावा मैं बता दूं, रिसेंटली कर्नाटक ने 18 जून को मास्क डे के रूप में ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए 17 जून मैं आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ऑब्जर्व किया गया था। 16 जून को क्या ऑब्जर्व किया गया था? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो अब 18 जून आया है और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस स्टेट गवर्नमेंट ने ITIs के लिए यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए डिजिटल कोर्स मटेरियल लॉन्च किया है। तो रिसेंटली गुजरात ने जितने भी ITIs हैं उन सभी में डिजिटल कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया है। अब बुक के माध्यम से उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, एक डिजी पैड वो खरीद सकते हैं और उस पर अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये है मैप में गुजरात। इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कौन सी है? तो वो गुजरात की यहाँ पे दिखेगा, यानी समुद्र से सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी मैच करती है? गुजरात की। कल ही गुजरात में इंडिया का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्टार्ट किया गया। कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा में। वडोदरा में ही इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी बन रही है, तो आप याद रखिएगा। कल मैंने आपको बताया था उकाई डैम का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। वो ताप्ती रिवर पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। तो ये सारे फैक्ट गुजरात से रिलेटेड हैं जो चर्चा में थे, आप हमेशा याद रखिएगा। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी जी हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। रिसेंटली जो गिर लायंस पाए जाते हैं गुजरात के गिर क्षेत्र में, उनकी पॉपुलेशन 29% बढ़ के 674 हो गई है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस स्टेट गवर्नमेंट ने रोका छेका को वापस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। देखिए रोका छेका एक कल्टीवेशन का मेथड है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। पहले से ही ये एक ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड है जो छत्तीसगढ़ में पॉपुलर था। अब वापस से रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रोका छेका मेथड को वापस से यूज़ करेगी। मैप में देखते हैं, ये है हमारा छत्तीसगढ़। देखिए इसकी कैपिटल है रायपुर, नई कैपिटल बन रही है न्यू रायपुर, उसका नाम बदल के रख दिया गया है अटल नगर। आप याद देखिएगा। छत्तीसगढ़ ने कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की थी, मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने सी घाट, जिसको आप CG हाट भी कह सकते हैं, तो सी घाट नाम का ऐप लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? तो भूपेश बघेल जी। गवर्नर है अनुसुईया उइके जी, यहाँ के गवर्नर हैं। और छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। ये इंद्रावती रिवर पे स्थित है, आप याद रखिएगा। तो ये न्यूज़ चर्चा में थी। रोका छेका मेथड छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी को स्थापित करेगा? तो आप इसके शॉर्ट फॉर्म से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए दिल्ली स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। पर्पस क्या है? जो दिल्ली स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होंगी उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। दिल्ली इस समय एक बात से और चर्चा में है। देखिए आनंद विहार टर्मिनल जो कि रेलवे स्टेशन है, इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। आम लोगों के लिए ये रेलवे स्टेशन बंद है। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज होने हैं, आपको बताना है किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होने हैं। तो 4th एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स बहरीन में ऑर्गेनाइज होते हैं। देखिए अगर यूथ को यहाँ से हटा दें, सिर्फ ये पूछें कि एशियन पैरालंपिक गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज होंगे, तो वो हांगझाऊ चाइना में ऑर्गेनाइज होंगे। लेकिन आप याद रखिएगा एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स इस बार बहरीन में ऑर्गेनाइज होंगे। देखिए बहरीन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल है इसकी मनामा, और इसकी जो करेंसी उसका नाम है दिनार। यहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। ये यहाँ के क्राउन प्रिंस कौन? सलमान बिन हमद अल खलीफा। बहरीन देखिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, और जब भी एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि हॉर्मुज स्टेट किसके बीच में है, तो वो ईरान और ओमान के बीच में है, UAE के बीच में नहीं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं पे है आपकी पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होने वाले
जगन्नाथ यात्रा पर स्टे लगा दिया है, यानी बैन लगा दिया है। कोविड-19 को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज होने वाली जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। देखिए जगन्नाथ यात्रा, ये है उड़ीसा आपका मैप में। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है जो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, इन तीनों लोगों की एक यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा के रूप में चर्चित है। उस पर इस बार बैन लगा दिया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा उड़ीसा इस बात से और चर्चा में है, उड़ीसा में महानदी रिवर बहती है जो कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसमें 500 वर्ष पुराना टेम्पल पाया गया है, रीसर्फेस्ड हो गया है। देखिए 1933 में एक बाढ़ आई थी, उस दौरान ये टेम्पल डूब गया था पानी के अंदर। समय समय पर जब वाटर लेवल डाउन होता रहता है महानदी का, तो ये दिखता रहता है, ऐसा नहीं है। आज से पहले 11 वर्ष पहले दिखा था ये 500 वर्ष पुराना टेम्पल। तो आप याद देखिएगा, उड़ीसा के महानदी में 500 वर्ष पुराना टेम्पल फिर से देखा गया है। ये टेम्पल है किसका? तो लॉर्ड यानी भगवान गोपीनाथ का टेम्पल है, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था राज पर्व भू माता को समर्पित है, यानी मदर अर्थ को समर्पित ये पर्व मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था कि आर्सेनल मित्तल इन्होंने 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की थी उड़ीसा में। तो ये सारे फैक्ट उड़ीसा से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा की चिल्का लेक इंडिया और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसके अलावा जो उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है, जो कि एक मिसाइल टेस्टिंग साइट है, उसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कितनी कोल माइंस के लिए कॉमर्शियल कोल माइनिंग ऑप्शन अनाउंस किया है? तो कुछ दिन पहले जब गवर्नमेंट ने वो बनाई थी पॉलिसी, तो मैंने आपको बताया था 50 कोल माइंस का ये ऑप्शन करने वाले हैं कॉमर्शियल यानी कि प्राइवेट कंपनीज के लिए। अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड का ही कोल सेक्टर पर आधिपत्य है, यानी मोनोपोली है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें ऑप्शन करके कोल माइंस को ले सकता है और वहाँ पर माइनिंग कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो 41 कोल माइंस का ऑप्शन करेगा, जिसमें प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली जाके बिडिंग कर सकती हैं। तो आप देखिएगा, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स, ये भी गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी बनाने में योगदान कर रही हैं। गवर्नमेंट का टारगेट 2025 तक यानी 2025 तक 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन करना है। इससे क्या होगा? हम कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कोल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब देखिएगा, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है 41 कोल माइंस की वो कॉमर्शियल ऑप्शन स्टार्ट कर देगी और फिक्की इसमें योगदान कर रहा है। यूएनएससी इस समय बहुत चर्चा में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएन के 6 परमानेंट ऑर्गन में से एक है। देखिए आपको बताना है यूएनएससी में टोटल कितने मेंबर होते हैं। हमेशा सवाल को ध्यान से सुनिएगा या पढ़िएगा। यूएनएससी में टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें से 5 आपके परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया को 2 वर्ष के लिए नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किया गया है, 2021 के लिए और 2022 के लिए। इन 2 वर्षों के लिए इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। आप याद रखिएगा, इंडिया 8वीं बार 8th टाइम जो है यूएनएससी का मेंबर बनने जा रहा है। फर्स्ट टाइम कब बना था? फर्स्ट टाइम 1952 में बना था, 1950 और 51 में बना था। लास्ट टाइम जो 7th टाइम बना था वो 2011-12 में बना था। इंडिया अब तक 7 बार बन चुका था, ये 8वीं बार परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई तो इंडिया को सिलेक्ट करने के लिए टोटल 192 वोट्स पड़े, जिसमें से इंडिया के पक्ष में कितने पड़े? 184, बाकी विपक्ष में पड़े। देखिए जो यूएनएससी होती है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन की। मैंने आप सभी को बता रखा है कि 6 परमानेंट ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन में, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, ये सारे परमानेंट ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के। उन्हीं में से है यूएनएससी, ये टॉप बॉडी है। और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जैसे यूएसए हुआ, रशिया हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, चाइना हुआ, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब कोई बिल अगर पास होना है और ये कह देंगे नहीं पास होना, कोई भी एक कंट्री कह देगी तो बिल नहीं पास होगा, कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो ये होती है वीटो पावर। वीटो पावर सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, ये हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो आप देखिएगा इंडिया उन्हीं के लिए सिलेक्ट हुआ है। कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो इस समय टी.एस. त्रिमूर्ति जी यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, जिसकी की यूएनएससी एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, आप याद रखिएगा। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। अगर जिनको डीपली पढ़ना है यूएनएससी के बारे में तो आप देख लीजिए। अफ्रीका से 3 लोग सिलेक्ट होते हैं, जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अफ्रीका से 3 लोग सिलेक्ट होते हैं, एशिया से 2 लोग सिलेक्ट होते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 लोग सिलेक्ट होते हैं, और ये वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से जो है 2 लोग सिलेक्ट होते हैं,
और ईस्टर्न यूरोप से 1 लोग सिलेक्ट होते हैं और 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल निश्चित रहता है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का 75वां विजय दिवस ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, इंडिया उसमें अपनी तीनों सेनाओं से 75 सोल्जर्स भेज रहा है। आपको बताना है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का विजय दिवस कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। रशिया के मॉस्को में। ये हैं व्लादिमीर पुतिन जी, रशिया के प्रेसिडेंट। देखिए, रशिया के मॉस्को में इस बार जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी 75वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसमें इंडिया जो है हमारी तीनों सेनाओं के यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनसे कंबाइन करके 75 ट्रूप्स भेज रहा है। आप देखिएगा। और प्रत्येक वर्ष रशिया जो है ऑर्गेनाइज करता है। इस बार थोड़ी टेंशन है। हमारे यहाँ इंडिया से डिसाइड हो गया है, राजनाथ सिंह जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखिएगा 24 जून को ये मार्च पास्ट होना है जिसमें इंडिया के 75 ट्रूप्स भाग लेंगे। देखिए, रशिया की बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, रशिया में जो साइबेरिया रीजन है नॉर्थ की तरफ, वहाँ पर अंबरनाया रिवर है, अंबरनाया रिवर, उसमें सैकड़ों गैलन डीजल बह गया था जिसके कारण ऑयल स्पिल हो गया था, यानी इन्वायरमेंट लॉस हो गया था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन जी। रशिया की करेंसी है रूबल। और यहाँ का जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे यहाँ लोअर हाउस का नाम क्या है? ड्यूमा। तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गरीब कल्याण जो रोजगार योजना कितने स्टेट में लॉन्च की है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टोटल 6 स्टेट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च की है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या रूरल इंडिया के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये योजना टोटल 6 स्टेट में स्टार्ट की गई है, जहाँ के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टार्ट की गई है। 6 स्टेट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ से मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं उन्हीं स्टेट में ये योजना लॉन्च की गई है 116 डिस्ट्रिक्ट में। आपसे एग्जाम में पूछेंगे किस गांव से स्टार्ट की गई है, तो बिहार में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है उसके तेलिहर गांव से। तो आप फैक्ट याद रखिएगा, बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में तेलिहर विलेज से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये गरीब कल्याण रोजगार योजना स्टार्ट की है। तो आप देखिएगा टोटल 125 देश का रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को। 25 डिफरेंट फील्ड में ये रोजगार आपको मिलेगा और टोटल जो बजट इसमें खर्च होगा वो 50,000 करोड़ के आसपास खर्च होगा। तो आप देखेंगे। और ये जो 116 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? तो 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। आपको याद होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पर रिकमेंडेशन देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है यानी दोबारा बनाया है। आपको बताना है अब इसके चेयरपर्सन कौन होंगे। तो रिसेंटली IBBI ने उदय कोटक की अध्यक्षता में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पर एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी दोबारा बनाई है। तो आप देखिएगा, देखिए टोटल 14 मेंबर होंगे अब इस एडवाइजरी कमेटी में। अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसके चेयरपर्सन होंगे उदय कोटक जी। IBBI ने 2017 में कमेटी बनाई थी, तब से लेकर तक ये अब तक कोई भी रिकमेंडेशन दे नहीं पाए हैं। अब वापस इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है और ये कहा गया है कि मार्च 2023 तक आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पे, यानी किस तरीके से रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रोसेस होना चाहिए उस पर रिकमेंडेशन देगी आपकी उदय कोटक कमेटी। बनाया किसने है? IBBI ने। मेंबर कितने हैं अब इसमें? 14 मेंबर हैं। टोटल 3 मेंबर नए ऐड किए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा। IBBI की बात करते हैं। 2016 1 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। इसके हेड आप देखिएगा MS साहू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC का इनॉग्रेशन किस स्टेट में किया गया है? तो रिसेंटली झारखंड में दिव्यांग लोगों के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाया गया है और ये 21वां CRC है, यानी टोटल अब इंडिया में 21 CRC हो गए हैं। आप देखिएगा किसने इनॉग्रेशन किया है इसका झारखंड में? तो इनॉग्रेशन किया गया है जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत जी और जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी। इन दोनों लोगों ने मिलकर वर्चुअल तरीके से इसका इनॉग्रेशन किया है झारखंड के रांची में। CRC का बेसिक एम क्या है? यानी कंपोजिट रीजनल सेंटर का बेसिक एम ये है कि जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं यानी डिजेबल लोग होते हैं, डिफरेंशियली एबल भी कहा जाता है इनको स्किलिंग प्रोवाइड करना है और साथ साथ ही इनके लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा आपका CRC। आप इतना देखिएगा। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड इसमें चर्चा में ये है क्योंकि इंडिया चाइना जो स्टैंड ऑफ हो गया है, यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन झारखंड से लगभग 11,000 वर्कर्स को ले जा रहा था रोड बनाने के लिए, लेकिन उनकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। तो झारखंड से ये लेबर श्रमिक जा रहे थे वर्कर्स और अब इनकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई है क्योंकि क्लैश ऑफ हो गया है। तो आप देखिएगा झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन जी। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट या UT ने 3 DDU
PSP प्राइज जीते हैं पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने 3 दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार जीते हैं पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा। तो आप देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने 3 पुरस्कार जीते हैं। ये है आपका मैप में जम्मू एंड कश्मीर, नया मैप बनने के बाद ऐसा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जो जम्मू कश्मीर है उसने अपनी पंचायतों में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन किया है पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में। पहले यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो ध्यान ही नहीं देती थी, अपनी अपनी झोली भरने में लगे रहते थे। अब ये यूटीज बनने के बाद ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली पंचायतों को पैसा भेजा जाता है। तो कई सारी पंचायत से अच्छा काम किया है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट की पंचायत, जो कि 3 पंचायत थी, उनको सिलेक्ट किया गया है और DDU PSP यानी दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। आप देखिएगा, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसका नाम बदलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 को ये एक यूटी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो GC मुर्मू जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एक फैक्ट आप हमेशा रखिएगा, जो हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब वो लद्दाख में आता है यूटी बनने के बाद। तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो दाची-गाम नेशनल पार्क, जो कि कश्मीरी स्टैग या जिसको आप हंगुल भी कहते हैं, ये एक डियर का किस्म है, उसके लिए फेमस है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCCI एथिक्स ऑफिसर के तौर पर DK जैन का टेन्योर कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो रिसेंटली DK जैन का टेन्योर BCCI के एथिक्स ऑफिसर के तौर पर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर यानी 2019 में जो आपके DK जैन हैं, इनको BCCI का पहला एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट किया था। इनका टेन्योर समाप्त होने वाला था, अब इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये BCCI में फर्स्ट ओम्बड्समैन भी थे। आप देखिएगा DK जैन। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, फर्स्ट एथिक्स ऑफिसर एंड फर्स्ट ओम्बड्समैन, ये दोनों DK जैन थे BCCI के। BCCI की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके 39th प्रेसिडेंट कौन है इस समय? सौरभ गांगुली जी। और BCCI के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जय शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं एक मिस्टेक प्रीवियस वीडियो की करेक्ट करवा दूँ। मैंने कल आपको सिपरी रिपोर्ट के विषय में पढ़ाया था, उसमें एक फैक्ट मैं बाई मिस्टेक गलत बोल गया था। इंडिया की रैंक 7th है, यहाँ पे देखिएगा, मैंने 6 बोल दिया था। 6 रैंक पाकिस्तान की है, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, उसके लिए माफ़ करिएगा, कई बार मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो इंडिया की रैंक सिपरी रिपोर्ट में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसमें 7th है, पाकिस्तान की 6th। फर्स्ट मैंने आपको बताया था रशिया है फर्स्ट प्लेस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WEF ने टेक्नोलॉजी पायनियर लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनीज को सिलेक्ट किया है? तो इस बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने टेक्नोलॉजी पायनियर लिस्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड से 100 कंपनीज को चूज़ किया, जिसमें 2 कंपनीज भारत से थी। तो आप देखिएगा, इंडिया से 2 कंपनियों को WEF की टेक्नोलॉजी पायनियर लिस्ट में शामिल किया गया। वो 2 कंपनियां थी कौन सी? तो पहले थी जस्ट मनी पहली कंपनी थी, और दूसरी थी स्टेल एप्स। तो ये 2 भारतीय कंपनियां हैं जिनको WEF ने अपनी टेक्नोलॉजी पायनियर लिस्ट में शामिल किया। देखिए, हर वर्ष शामिल करता है। अब तक इस बार जो 100 हुई हैं उनको मिला लें अगर, तो WEF की टेक्नोलॉजी पायनियर लिस्ट में टोटल 2000 टेक्नोलॉजी फर्म शामिल हो गई हैं। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है WEF के? क्लॉस शॉब इसके हेड हैं। और WEF की एक बहुत फेमस बैठक होती है जिसको कहते हैं दावोस समिट। हर वर्ष जर्मनी होती है, स्विट्जरलैंड के डावोस में। तो इस बार इन्होंने WEF ने अपनी बैठक के लिए ट्विन सिस्टम अपनाया है। मैंने ये पढ़ाया है आपको, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI की नई गाइडलाइंस के अनुसार जो HFIs होती हैं, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या फिर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अब वो कितना नेट ऑन फंड होना चाहिए? तो कितना आपके पास खुद का फंड होना चाहिए कि आपको HFIs या HFCs का दर्जा दे दिया जाए? पहले ये फंड था 10 करोड़, अब इसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है। तो RBI की नई गाइडलाइंस के अनुसार आपके पास टोटल 20 करोड़ नेट ऑन फंड होना चाहिए, जिससे आपको HFCs का दर्जा मिल जाए। देखिए, और जो पहले से जिनको दर्जा ये प्राप्त है उनसे ये कहा गया है कि अगले 1 वर्ष में आपको 15 करोड़ करना है और 2 वर्ष में 20 करोड़ करना है, वरना आपसे दर्जा छीन जाएगा। तो आप देखिएगा, जितनी भी HFIs हैं जो हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस उपलब्ध करवाती हैं कंपनीज, उनको नेट ऑन फंड 20 करोड़ करना है। आप देखिएगा, RBI इसमें बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले ही RBI ने जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं उनके हाई लेवल के CEOs हुए, होल टाइम डायरेक्टर्स हुए, उनसे कहा है कि आपका मैक्सिमम टेन्योर 10 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम आप 70 ईयर्स तक ही काम कर सकते हैं। ये RBI ने कहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया है।
कानपुर की पीपल कोऑपरेटिव बैंक है एक, उस पर आरबीआई ने 6 मंथ के लिए सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया है। उसके अलावा आरबीआई ने जो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नेंस होती है उसमें ओवरव्यू के लिए पीके मोहंती कमेटी भी बनाई है। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अब आरबीआई की बात करते हैं तो ये है आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ था, उसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। बाद में 1937 में हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफर हो गया था? मुंबई में। देखिए 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। उसी दौरान बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई की किस लिस्ट में लिस्टेड होती हैं, तो आप याद रखिएगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई की 2nd शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान में 25th आरबीआई गवर्नर कौन है? 25th आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। तो आप हमेशा याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है, इंडिया की पहली कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल लैब जिसको आई लैब के नाम से जाना जाता है किसने लॉन्च किया है? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इंडिया की पहली कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल लैब लॉन्च कर दी है। देखिए आई लैब का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब। ये रूरल एरियाज़ में और जितने भी रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं वहाँ पे जाके ऑन द प्लेस लोगों की कोविड-19 टेस्टिंग कर सकती है। देखिए आप याद रखिएगा इसमें कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं और तेज़ी से टेस्टिंग करने के लिए ये लैब लॉन्च की गई है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। इंडिया की पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब है, आप देखिएगा नाम क्या है? आई लैब। और इसको बनाया किसने है? तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने इसको डेवलप किया है, आप देखिएगा। और इसमें भारत बेंज का चेसिस लगा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं ना, चेसिस जो गाड़ी चलाता है अभी तक चेसिस नहीं आ पाया था इसलिए नहीं बन पाई थी, तो भारत बेंज ने इसको अपना चेसिस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फाइनेंशियल प्लान जो होते हैं फ्लेक्चुअल फाइनेंशियल प्लान उपलब्ध करवाने के लिए करूर वैश्य बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया है? तो गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं इसलिए मारुति सुजुकी ने इंडसइंड बैंक और करूर वैश्य बैंक के साथ समझौता किया है कि ये ग्राहकों को, जो ऑटोमोबाइल कस्टमर्स होते हैं, उनको फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान उपलब्ध करवाएं। इसमें क्या होगा? बायर्स को 100% ऑन रोड फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगी 100%। अभी क्या होता है स्टार्टिंग में कुछ देना पड़ता है, लेकिन फ्लेक्सिबल प्लान के तहत आपको 100% फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी गाड़ी खरीदने की। और साथ ही साथ 6 महीने का हॉलीडे पीरियड भी दिया जाएगा, यानी 6 महीने बाद आपके जो इंस्टॉलमेंट की शुरुआत होगी। तो आप देखिएगा मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है। मारुति सुजुकी की बात करते हैं, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो जापान की सुजुकी मोटर इसकी पेरेंट कंपनी, याद रखिएगा। सीईओ कौन है मारुति सुजुकी के? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो केनिची आयुकावा जो है मारुति सुजुकी के सीईओ हैं। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।